तो ओथेलो की हम बात कर रहे थे कि एआगो के बारे में ये कहा जाता है कि आई एम, वो खुद यानी कि उसका एक स्टेटमेंट है जो उसकी सॉल्व की है, और उसमें वो कहता है आई एम नॉट व्हाट आई एम। और ये किसके अगेंस्ट था? ये उसका एंटीथीसिस है जो गॉड की एक स्टेटमेंट है, आई एम व्हाट आई एम। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको देखा ही होगा कि ओथेलो को डेस्डेमोना, एक जो खातून है वेनिस की, वो उसको पसंद आती है, और वो बजाय इसके कोई प्रॉपरली रिश्ता लेके जाए, क्योंकि उसे पता है कि ये रेसिस्ट एक सोसाइटी है और उसके अंदर ब्लैक बंदे के लिए कोई यूरोपियन लेडी का रिश्ता कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वो उसको लेकर चला जाता है, और बल्कि वो इसके साथ खुद चली जाती है, और दे मैरी अप। और रोड्रिगो एक और शूटर है डेस्डेमोना का, और उसको कौन बुद्धू बना रहा है? एआगो। और किस लिए? क्योंकि एआगो का एक प्रॉब्लम है। एआगो का क्या प्रॉब्लम है? एआगो के दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि उसे लगता है कि ओथेलो इज अनफेयर विद हिम एंड ही हैज स्टोलन हिज वाइफ एज वेल। ये एक तो ये लगता है उसे, ठीक है, यानी कि उसका इलिसिट रिलेशनशिप है एआगो की वाइफ से, ये इसको लगता है। और दूसरा, उसको ये फील हुआ कि कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया गया है, जबकि जगह इसकी थी, यानी कि ज़रूरत इसकी थी कि इसको बना दिया जाता, लेकिन उसने इसको जो है वो अपना एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बना के रखा हुआ है, बड़ा करीबी दोस्त भी है, और उसका अपना एडवाइस भी लेता है इससे। और जो वो थी पोस्ट थी, अच्छी पोस्ट, वो कैसियो को मिल जाती है। ये इसके लिए बड़ी एक तकलीफ की बात है। उसके अलावा कैसियो जो है उससे उससे ही बदला लेना चाहता है, ओथेलो से ही बदला लेना चाहता है। ठीक है, और यूज किसे करता है? ये यूज करता है रोड्रिगो को, क्योंकि रोड्रिगो जो है वो भी एक शूटर है, और वो उस अपने मोहब्बत के अंदर जैसे अंधा हुआ। उसके बाद इनकी फाइट किसके साथ है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साइप्रस पे यानी कि जो जाते हैं वॉर, तो किसके खिलाफ वॉर थी? एनीवन? टर्क्स। टर्क्स या ऑटोमन्स? ठीक है, ये वही हैं ऑटोमन्स या टर्क्स। ठीक है, टर्क्स या मुस्लिम्स को कहते थे उस जमाने में। अगर आप उस जमाने की अगर आप हिस्ट्री देखें, तो सारे दुनिया पे जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन थी वो टर्क्स कर रहे थे। ठीक है, और इनके बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के जनरल्स थे जिनकी बड़ी धाक बैठी हुई थी। और जिस ये आर्मेडा का ये जिक्र कर रहे हैं, इसके अंदर जो वो होता है ना, एक उनका आर्मेडा आ रहा था, और एक वो फ्लीट था बल्कि, और वो फ्लीट जो है वो रास्ते में तूफान से तबाह हो जाता है, और ये बच के आ जाते हैं। तो वो जो फ्लीट तबाह हो रहा है, ये एक यानी कि फिक्शनल है। ये फ्लीट बहुत ही जबरदस्त एक कमांडर था, सुलेमान उसका नाम था। और सुलेमान के साथ इन्होंने एक जो है ना वो टाइटल भी लगाया हुआ था, मेरे से में एग्जैक्टली उसका टाइटल नहीं है, सुलेमान द डेंजरस पता नहीं कहते थे उसे या क्या। तो वो इतना जबरदस्त फ्लीट चलाने वाला और इतना जबरदस्त वो एडमिरल था कि उसने 50 शिप्स एक दफ़ा उसके पास नहीं, उसका 50 शिप का फ्लीट था, और यूरोपियन फ्लीट जो था उसमें तकरीबन 100 से अबव जो है वो, और बल्कि कंबाइंड इनका फ्लीट था, और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत अच्छा सी मैन था वो, बहुत अच्छा, यानी कि जर्नैल भी था और साथ साथ सी मैनशिप भी उसको अच्छी आती थी। तो बहरहाल ये ऑटोमन्स के साथ इनकी फाइट हो रही है, लेकिन साइप्रस में वो आने से पहले पहले ये खत्म हो जाते हैं, और ये जंग वैसी जीत जाते हैं, यानी कि वॉर होती ही नहीं है, और पहले ही इनकी विक्ट्री हो गई है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से इनका जो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, डेस्डेमोना को जब वो देखता है कैसियो के साथ बात करते हुए, और एआगो कहता है आई लाइक दैट नॉट, ठीक है, कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई। और उसके बाद ओथेलो के दिल में एक जेलसी का बीज जो है वो बो देता है, शक का बीज बो देता है। और फिर अगर आप देखें कि इसमें किलिंग्स जो हैं, किलिंग्स कौन सी हैं? रोड्रिगो को किसने मारा है? रोड्रिगो इज किल्ड बाय, हाँ जी, कैसियो या एआगो? यागो। हाँ जी, एआगो ने उसे मारा। और कैसियो का उसकी फाइट हुई थी, लेकिन कैसियो सिर्फ उसको स्टैब, थोड़ा सा स्टैब किया था, जख्मी किया था, लेकिन
यागो पीछे से भागा भागा आता है और उसे कत्ल करके दूसरी तरफ भाग जाता है, ठीक है। और डेस्डेमोना इज किल्ड बाय ओथेलो, और वो उसे किस तरह मारता है, suffocating her by putting pillow on her mouth. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके अलावा हु किल्स ओथेलो, हु किल्स ओथेलो, साइड की थी, किसके साथ? अपने साथ साइड कर। हाँ जी, ही कमिट्स सुसाइड। और किस तरह, उससे वो हथियार तो उन्होंने सारे ले लिए थे, लेकिन ही हैज अ सर वो डैगर। स्टैब हाँ स्टैब जी किया था खुद। जी, ही हैज अ डैगर और हिडन इन हिज क्लोथ्स, और वो उसने वैसे ही रखा हुआ था अपने, जो यानी कि एक सेकंड हथियार के तौर पे, जनरल जो है, और वो खुद ही उसको अपने आप को स्टैब कर देता है, ठीक है। और यागो जो है उसे कोई नहीं मारता, उसको क्या कहता है कि इसकी जिंदगी जो है वही इसके लिए मौत है, बल्कि मौत से बदतर है, ठीक है। यहाँ पे ओथेलो का एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग है जो वो कहता है, फॉर नहीं, इट इज अ प्लेयर टू डाई एज आई सी, क्योंकि जो उसकी मिजरी है वो बहुत बड़ी है, और जब तक वो जिंदा रहेगा वो मिजरी उसके साथ रहेगी, ठीक है। और यही मिजरी अगर आप इसकी देखते हैं तो किंग लेयर के अंदर नजर आएगी, यही मिजरी आपको मैकबेथ में नजर आएगी, यानी कि लाइफ उनके लिए मिजरेबल बन गई है। और इडिपस के लिए भी यही है कि उसकी लाइफ उसके लिए मिजरी बन गई है, वो डेथ चाह रहे हैं कि हम मर जाएं, ठीक है। और ओथेलो के साथ भी यही है, मैकबेथ के साथ भी है, किंग लेयर के साथ भी यही है। और हैमलेट जो है, हैमलेट एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का हीरो है, उसके जिंदगी टर्मोइल का शिकार है, और ये टर्मोइल उसके दिमाग के अंदर है। टर्मोइल उसकी जिंदगी में वैसे नहीं आ रहा, वैसे कुछ नहीं हो रहा, वो एक बाप मर गया बस, ठीक है, खत्म होगी बात। जो डेली उसकी जिंदगी में टर्मोइल है, एक एक लम्हे का जो टर्मोइल है, वो किस वजह से है, वो उसकी अपने थिंकिंग की वजह से है, ठीक है। और उसकी जो थिंकिंग है उसी वजह से उसका एक्शन डिले हो जाता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये बात वो बार बार सोचता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसी मकसे के अंदर उसकी जिंदगी गुजर रही है। और ये बहुत ही ट्रेजिक फीलिंग है मखमसे में होना, आपको समझ ना आ रही हो कि हमने किस तरफ जाना है, अपने प्रॉब्लम्स का आंसर ना मिल रहा हो, और यही ट्रेजेडी है। इडिपस के पास कोई जवाब नहीं था अपने मसले का, इसीलिए उसने अपनी आंखों में सुइयां मार ली, ठीक है, स्टैब कर, वो अपनी आंखों में उनसे पिन्स को स्टैब कर लेता। उसके बाद अगर आप देखते हैं मैकबेथ को, और ये बाकी सारे जितने भी हैं, मैकबेथ के लिए उसने क्या डेवलप किया, उसने एक घोस्ट कर ली है डेवलप। बैंको जो उसका दोस्त था, उसकी घोस्ट है, और वो आती है, और वो घोस्ट असल में घोस्ट नहीं है, वो मैकबेथ का गिल्ट है जो उसके सामने आके खड़ा हो गया, और वो गिल्ट ही उसको इतना प्रेशराइज कर रहा है कि वो बंदा अपनी जिस बात को कंट्रोल करने से जो ना वो आरी हो गया। और उसकी यही जो ना टर्मोइल उसको परेशान कर देते हैं। उसके बाद जिस कैरेक्टर को भी आप देखते हैं, किंग लेयर को अगर आप देख ले, तो वो भी इसी टर्मोइल का शिकार है। यार मैंने अपनी बेटियों के लिए इतना कुछ किया, गर्ट्रूड के लिए और दूसरी जो उसकी बेटी है, और कोई उसको उसका जवाब बदला नहीं मिल रहा, और फूल जो है वो उसको बार बार जो है ना बादशाह के सामने आता है, और फूल आके ऐसी गहरी बातें करता है कि उसका जो टर्मोइल है, यानी कि जो बादशाह के अंदर जो टर्मोइल चल रहा है, फूल की बातों से हमें वो सामने नजर आता है, ठीक है। और जब वो तूफान में उसकी कश्ती फंसी होती है, तो वो कहता है ये तूफान तो कुछ भी नहीं है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो क्या दिखाया उसने कि साइकोलॉजिकल मिजरी इज फार ग्रेटर देन फिजिकल मिजरी, फिजिकल मिजरी कुछ भी नहीं होती, और इसीलिए स्टैब करता है ओथेलो अपने आप को, क्योंकि फिजिकल मिजरी उसके लिए कुछ भी नहीं है। और लिविंग डेथ ये जो होती है, जिसे आप कहते हैं साइकोलॉजिकल मिजरी जो है, ये इंसान के लिए असल में ट्रबलिंग ये होती है। किसी भी मौत जो है वो ट्रेजेडी नहीं है, किसी भी आप ट्रेजिक को आप उठा लें तो मौत ट्रेजेडी नहीं है, मौत तो एक राह निजात है। ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी लिविंग दिस लाइफ
ये ट्रेजेडी है, विद ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग ऑन इन द हेड। तो असल प्रॉब्लम्स तो हमारे दिमाग में होती हैं, हमारे दिमाग के बाहर प्रॉब्लम्स बहुत कम एग्जिस्ट कर रही होती हैं। बाहर सारों की ज़िंदगी एक जैसी होती है, हम सबकी तकरीबन रूटीन एक जैसी होगी, लेकिन हम सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं सबकी डिफरेंट है, और वो हमारे दिमाग की पैदा की हुई चीज़ें हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई डिसएग्री करे और वो कहे कि फिजिकल पेन जो है वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, तो मे बी दैट पर्सन हैज़ नॉट फेल्ट द साइकोलॉजिकल पेन। और लिटरेचर को अगर आप पढ़ते हैं और चीज़ों को अगर आप जानते हैं तो आपको पता लगेगा साइकोलॉजिकल पेन है। और अगर आप इसकी मैं एक और आपको पॉइंट बताऊं, तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। कुरान की आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब। तो ये किस वजह से है? क्योंकि साइकोलॉजिकल टर्मोइल जो है वो इंसान को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। दिलों की जो तकलीफ है, दिलों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और इसका हल आपको कुरान मजीद से फ़ौरन मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप तिलावत सुनते हैं या करते हैं या पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये सब कुछ जो है ना सुकून मिलता है। फिजिकल पेन के लिए आप ठीक है, आप उसका दम कर सकते हैं, कुरान मजीद पढ़ के भी दम कर सकते हैं, सूरह फातिहा पढ़ के भी कर सकते हैं, कई दुआएं हैं जिनको पढ़ के दम के फिजिकल पेन की भी है। लेकिन सारा कुरान फिजिकल पेन के लिए नहीं, सारा कुरान दिलों की पेन जो है, जो साइकोलॉजिकल हमारी ट्रीटमेंट है, ये उसके लिए है। क्योंकि साइकी अगर हम अपनी ठीक करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो क्लियर हो जाएगा, और वो क्लियर होगा तो फिर सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो साइकी की असल बात है। और जो मास्टर आर्टिस्ट हैं, जिस तरह शेक्सपियर मुझे मास्टर आर्टिस्ट क्यों लगता है, मुझे पसंद क्यों है, वो अपने डायलॉग्स की वजह से, जो उसके बिल्कुल छोटे छोटे डायलॉग्स हैं, और जो उसकी साइकी की जो ट्रीटमेंट है, जिस ज़माने के अंदर किसी को पता ही नहीं साइकोलॉजी क्या होती है, उस ज़माने में वो साइकी की ट्रीटमेंट कर रहा है और साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी जो है वो हमें दिखा रहा है। और ग्रीक ट्रेजेडी को अगर आप देखें तो एस्किलस के ज़माने में, और यूरिपिडीज और सोफोक्लिस, ये सब लोग भी उस ज़माने में साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिस ज़माने में किसी की कोई सिगमंड फ्रॉइड नहीं है, जिस ज़माने में कोई कार्ल यूंग नहीं है, कोई और इस तरह का राइटर लंबा चौड़ा नामों वाला कोई राइटर नहीं है, और कोई साइंटिफिक थेरीज नहीं है, लेकिन लिटरेरी राइटर्स उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये था जी हमारा ओथेलो। इसके बारे में अगर कोई आपके ज़हन में सवाल है, कोई समरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, वैसे भी कोर्स के अंदर भी आपने इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरा ख्याल है जो आपको ना समझ आ रही हो। और हैंडकरचीफ इसका जो है डेस्डेमोना का, इट फॉल्स from her hand while she is worried about Othello's health, क्योंकि ओथेलो कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, और ये उसके पीछे भाग जाती है और रुमाल उसका गिर जाता है, और उसके बाद ये जो रुमाल है ये उठा लेती है इसकी बीवी ओथेलो की, और सॉरी इयागो की, और वो जाके अपने हस्बैंड को दे देती है। अगरचे वो खातून जो है बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद ये उससे गलती हो जाती है। और इस रुमाल के बारे में क्या चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक इजिप्शियन सॉर्सरस है जिसने इसको बुना था, और इसके अंदर ख़ास बात क्या थी कि द पोजेसर विल बी लव एज लॉन्ग एज सॉरी द पोजेसर विल लव द गिवर एज लॉन्ग एज ही पोजेसेस इट। ठीक है, और या मैं उल्टा कर गया हूँ, हाँ जी यही था कि जो पोजेसर है जिसको ये दिया जाएगा, उससे मोहब्बत तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि ये रुमाल उसके पास रहेगा। और ये रुमाल क्योंकि डेस्डेमोना ने घुमा दिया है, इसलिए ओथेलो की मोहब्बत जो है वो निकल गई है। और ये देखेंगे उसने कितना ज़बरदस्त तरीके से जो मिथिकल एलिमेंट है उसको, मिथ को उसने इंट्रोड्यूस करवाया रियलिटी के साथ, और हमें कहीं पे भी फील नहीं होता कि ये रियलिटी कहाँ पे आके इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, ये शेक्सपियर की मास्टरी है। और रियलिटी है असल में वो सब कुछ, वो मिथ्स जो है वो सारी बातें उसने सिर्फ एसोसिएट की हुई थी, असल में बात तो कुछ और थी। तो ये हमारा ओथेलो भी हो गया और एडिपस रेक्स भी हो गया, और अब हम क्लास का टाइम ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कल हम फोकस करेंगे विक्टोरियन एज पे, और उसके बाद जो बाकी नेक्स्ट टू राइटर्स हैं ड्रामा जो है नेक्स्ट टू, उनके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।